मुचीराम गुड़ का जीवनचरित भाग 7 नया ठिकाना और प्रिय का संबोधन। नौकरी तो मुचीराम ने छोड़ दी, लेकिन घर पर खाली बैठना भला उन्हें कैसे रास आता। उन्होंने एक दिन भद्रकाली को बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, प्रिय देखिए, मुचीराम को उस जमाने की जात्रा यानी लोक नाटकों के चुने हुए भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत पसंद था। उन्होंने कहा, प्रिय विषय संपत्ति तो अथाह हो गई है, लेकिन हमारे पास रहने लायक एक ढंग का घर नहीं है। क्या एक शानदार हवेली यानी बाड़ी नहीं बनानी चाहिए? भद्रकाली अपने भाई भजगोविंद की बात बहुत मानती थी। उसने कहा, दादा कहते हैं कि अगर यहां बड़ी हवेली बनाई तो लोग कहेंगे कि ये सब रिश्वत यानी घूस के पैसे से बना है। मुचीराम ने थोड़ा गंभीर होकर इस पर विचार किया, फिर बोले, तो फिर यहां घर बना के काम नहीं चलेगा। यहां सीना तान कर रईसी नहीं दिखाई जा सकेगी। चलो कहीं और जाके बसते हैं। भद्रकाली राजी तो हो गईं, लेकिन उनका मन अपने मायके पितरालय की यादों में अटका था। उन्होंने मशवरा दिया कि उनके पिता के गांव में ही बसना चाहिए। असल में भद्रकाली तब तक किसी और शहर या गांव का नाम खास जानती भी नहीं थी, लेकिन मुचीराम ने बहुत ही विनम्रता से इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने लोगों के मुंह से सुन रखा था कि जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका असली ठिकाना तो कलकत्ता में ही है। वे अब खुद को एक बड़ा आदमी यानी बड़े मानुष समझने लगे थे, इसलिए उनकी राय में कलकत्ता ही उनके रुतबे के लायक जगह थी। इधर भद्रकाली के एक मामा जी कभी कालीघाट में पूजा करने आए थे और उसी दौरान उन्होंने कलकत्ता की सैर की थी। घर लौटकर उन्होंने एक अजीब और दिलचस्प कहानी सुनाई थी कि कलकत्ता की बहुएं सज धज कर राजपथों पर इस तरह निकलती हैं कि सड़कें उनके रूप से जगमगा उठती हैं। तभी से भद्रकाली के मन में ये विश्वास बैठ गया था कि कलकत्ता इस पृथ्वी पर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। उनके पास अब गहनों का अंबार लग गया था। अगर उन्हें पहनकर सबका ध्यान ना खींचा गया तो फिर उन गहनों का मोल ही क्या। इसलिए भद्रकाली तुरंत कलकत्ता में बसने के प्रस्ताव पर राजी हो गई। तब भजगोविंद ने छुट्टी ली और पहले ही कलकत्ता जाकर घर खरीदने की व्यवस्था करने लगे। बड़ी बड़ी इमारतों के दाम सुनकर मुचीराम की बाबूगिरी का शौक शुरू में थोड़ा ठंडा जरूर पड़ा था, लेकिन उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अंततः एक विशाल हवेली खरीद ली गई। समय आने पर मुचीराम और भद्रकाली कलकत्ता पहुंचे और अपने नए प्रासाद में यानी कि महल में रहने लगे। लेकिन कलकत्ता आते ही भद्रकाली के तो जैसे होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनकी मन की इच्छा पूरी होने की कोई संभावना ही नहीं है। कलकत्ता की कुलवधुएं यानी शरीफ घर की औरतें सड़कों को रोशन करना तो दूर, वे गांव की बहुओं से भी कहीं अधिक कठोर पहरे और चारदीवारी में कैद थीं। और जो महिलाएं सड़कों पर खड़ी होकर गलियों को कलुषित कर रही थीं, उनके दल में शामिल होने की इच्छा तो भद्रकाली की कभी थी ही नहीं। लिहाजा उनका कलकत्ता आना बिल्कुल व्यर्थ हो गया। सबसे बड़ी चोट तो तब लगी जब उन्होंने देखा कि उनके बदन पर लदे उन गांव के डिजाइन वाले गहनों को देखकर कलकत्ता की महिलाएं पीठ पीछे हंसती हैं। भद्रकाली का अपने अलंकारों पर जो गर्व था वो पल भर में धूल में मिल गया। लेकिन मुचीराम का कलकत्ता आना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। वे रोज नई गाड़ी में सवार होकर बाजार निकलते और जो कुछ भी देखते उसे खरीद लेते। दुकानदार जब देखते कि बाजार में एक नया अंधा रईस आया है तो वे 5 रुपए की चीज का दाम 150 रुपए मांगते। और मुचीराम भी बड़े जिद्दी, कम से कम 50 रुपए दिए बिना उस चीज को नहीं छोड़ते थे। उन्हें लगता था कि कम दाम में चीज लेना उनकी रईसी के खिलाफ है। जल्द ही पूरे कलकत्ता में शोर मच गया कि पड़ोस में एक नया मधुचक्र आया है। फिर क्या था, इलाके के जितने भी जीवित बंदर थे उस शहद को लूटने के लिए दौड़ पड़े। जुआरी, बदमाश, शराबी और आवारा लोग अच्छी धोती चादर पहनकर, हाथ में नई लाठियां लेकर और बालों में करीने से टेढ़ी यानी मांग निकालकर बाबू का अभिवादन करने पहुंच गए। मुचीराम ने भी उन्हें कलकत्ता के बड़े बड़े गणमान्य लोग समझकर सर आंखों पर बिठा लिया। उन लोगों ने मुचीराम से रिश्तेदारी गांठ ली और उनके बैठक खाने में अड्डा जमा लिया। वहां अब तंबाकू फूंकना, अखबार पढ़ना, शराब पीना और ताश पीटना शुरू हो गया। वे साज बजाते, गाना गाते और बाबू के पैसों से बना हुआ पुलाव डकार जाते। वे बाबू के लिए हर जरूरी और गैर जरूरी चीज खरीद कर लाते, जिसमें 12 आना यानी 75% मुनाफा खुद की जेब में रखते और बाबू से कहते कि कितनी जुगत लगाकर कितनी सस्ती चीज लाए हैं। मुचीराम और उनके उन चापलूसों के सुख की अब कोई सीमा नहीं रही। जिस गली में मुचीराम ने घर लिया था, उसी गली में एक प्रथम श्रेणी के बाटपाड़ रहते थे। उनका नाम था रामचंद्र दत्त। ये रामचंद्र बाबू कोई साधारण चोर नहीं थे।
वे ऐसे इंसान नहीं थे जो महज एक ब्रांड या कटलेट के लालच में किसी के पैरों की मालिश करें। उनका 3 मंजिला आलीशान मकान था, जहां कमरों को चमचमाते पत्थरों, बड़े बड़े आईनों, मखमली कालीनों और कीमती लकड़ियों से सजाया गया था। उनके मुख्य दरवाजे पर दरबान अपनी मूंछों पर ताव देते हुए सिद्धि यानी भांग घोंटते थे। अस्तबल से घोड़ों की टापों की आवाज आती थी। उनके पास 3-3 गाड़ियां थीं। हुक्का सोने का था। उनकी पत्नी हीरों से लदी रहती थी और न जाने कितने अंग्रेज उनके हाथ के लिखे हैंड नोट के नीचे दबे हुए थे। लेकिन इन सब के बावजूद वे एक शुद्ध और पक्के जुआचोर थे। ये सारा ऐश्वर्य उन्होंने केवल और केवल धोखाधड़ी और हेराफेरी से खड़ा किया था। जब रामचंद्र दत्त ने सुना कि रुपयों का भारी बोझ लादे एक ग्रामीण गधा उनके मोहल्ले में आकर चर रहा है, तो उनके मन में बड़ी दया उपजी। उन्होंने सोचा, आहा, ये नादान जानवर इतना भारी बोझ अकेले कैसे ढोएगा? चलो इसका बोझ उतारकर इसके भार को थोड़ा हल्का कर देता हूं। सबसे पहले मूचीराम से परिचय बढ़ाना जरूरी था। रामचंद्र रईस आदमी थे, सो वे खुद पहले मूचीराम के घर नहीं गए। उनके इशारे पर एक चेले ने मूचीराम के कान में ये बात डाल दी कि रामचंद्र बाबू कलकत्ते के एक बहुत ही बड़े और खास आदमी हैं और वे मूचीराम से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। मूचीराम तो ये सुनते ही खुशी से फूले नहीं समाये और तुरंत रामचंद्र बाबू के दरबार में हाजिर हो गए। इस तरह दोनों एक दूसरे से मिले, आना जाना शुरू हुआ और देखते ही देखते दोस्ती गहरी हो गई। रामचंद्र बाबू का मकसद भी तो यही था। बे चतुर थे और मूचीराम मूर्ख। बे शहर के मंझे हुए खिलाड़ी थे और मूचीराम देहाती। थोड़े ही दिनों में मूचीराम मछली बनकर जाल में फंस गए। रामचंद्र से दोस्ती करके बे खुद को धन्य मानने लगे। रामचंद्र बाबू उनके मुरब्बी यानी संरक्षक बन गए और मूचीराम के इस शहरी जीवन के दीक्षा गुरु भी। पर्व 7 समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।